हुकूमत की जानिब से पहला बजट पेश कर दिया गया है। कौमी असेंबली में बजट पेश किया गया है। वजीर खजाना की जानिब से 18 खरब 87 अरब रुपए से जायद का बजट पेश किया गया। कौमी असेंबली का यह बजट इजलास 2 घंटे की ताखीर से शुरू हुआ। पीपल्स पार्टी की तरफ से इजलास में शरीक न होने का ऐलान किया गया, जो इस ताखीर का बायस बना। ताहम इसहाक डार की जानिब से पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात रही, जिसके बाद अलामती तौर पर खुर्शीद शाह, नवीद कमर, एजाज जाखरानी इजलास में शरीक हुए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इजलास में शिरकत नहीं की। तवक्को के मुताबिक कौमी असेंबली में वजीर खजाना की तकरीर के दौरान अपोजिशन की तरफ से एहतजाज जारी रहा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बजट पेश करते हुए कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत के स्टैंड बाय मुआहिदा करने पर उसकी तारीफ करना होगी। स्टैंड बाय मुआहिदे से माशी इस्तेहकाम की राह हमवार हुई। स्टैंड बाय मुआहिदे से ही गैर यकीनी सूरत हाल का खात्मा हुआ। महंगाई मई में कम होकर 12% तक आ गई और अशिया खुरोनोश अवाम की पहुंच में है। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफे और ग्रेड 17 से 22 के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 22% तक इजाफे की मंजूरी दी गई है। पेंशन में 15% इजाफा किया गया है। PSDP के लिए मुख्तस 1400 अरब रुपए में से विफाकी वजारतों का मजमूई तरक्याती बजट 1041 अरब रुपए रखा गया है। वजारत आबी वसाइल के लिए 259 अरब रुपए, हायर एजुकेशन कमीशन के लिए 66 अरब 31 करोड़ रुपए, खलाई तहकीकाती इदारे स्पार्को के लिए 35 अरब रुपए रखे गए हैं। वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स के लिए 27 अरब 68 करोड़ रुपए, रेवेन्यू डिवीजन के लिए 17 अरब, जबकि रेलवे के लिए 43 अरब रुपए तजवीज़ किए गए हैं। दाखिला डिवीजन के लिए 9 अरब 7 करोड़ रुपए, पेट्रोलियम डिवीजन के लिए 3 अरब 22 करोड़ रुपए, IT और टेलीकम्युनिकेशन के लिए 28 अरब 92 करोड़ रुपए, जबकि फूड सिक्योरिटी के लिए 41 अरब 25 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। वजारत सेहत के लिए 27 अरब रुपए और सनत व पैदावार के लिए 4 अरब 91 करोड़ रुपए, इंसानी हुकूक के लिए 10 करोड़ 40 लाख रुपए की रकम रखी गई है। बजट में साबका फाटा के जमशुदा अजला के तरक्याती बजट के लिए 70 अरब रुपए, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 74 अरब 50 करोड़ रुपए का तरक्याती बजट रखा गया है। विफाक के सूबाई मंसूबों के लिए भी 82 अरब 41 करोड़ रुपए रखे गए हैं। बजट तकरीर के दौरान विफाकी वजीर खजाना ने यह दावा किया है कि आने वाले दिनों में महंगाई में मजीद कमी का इम्कान है। हमारी मालियाती इस्तेहकाम की कोशिशें समरावर हो रही हैं। सरमायाकार मुतादिद शोबों में सरमायाकारी के मौके तलाश कर रहे हैं। ऐसे में सवाल जरूर खड़ा हो जाता है कि क्या वजीर खजाना के दावे दुरुस्त साबित होंगे या फिर अगले साल वजीर खजाना को ये दावा फिर दोहराना पड़ेगा। इसी पर बात करेंगे अपने मेहमानों से कि जो बजट 2024-25 सामने रखा गया है, क्या सहूलत और आसानी लाएगा? क्या हम वो सिमत तलाश कर पाएंगे जिसकी हमें तलाश है, या एक बार फिर से ये नंबर्स का गोरख धंधा रहेगा? हमारे साथ पैनल में है शहजाद चौधरी, जैगम खान, मुशर्रफ जैदी और इफ्तिखार अहमद साहब। आप सभी का शुक्रिया। आगाज कर लेते हैं मुशर्रफ जैदी साहब आपसे। ये जो बजट दिया गया है हमारे सामने, नंबर्स हैं अभी तो जो कहा जा सकता है, आपको लगता है कि कोई सहूलत कोई आसानी या हर साल की तरह बस एक मश्क रहेगी, या फिर आप समझ रहे हैं कि इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं? बहुत शुक्रिया आयशा। देखिए, ऐसा कहना कि कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं है, मेरा ख्याल है शायद थोड़ी सी ज्यादती हो। बिस्क के इखराजात में जो है बेहतरी और इजाफा किया गया है। ये जो गरीब तबका है, जिस तक बिस्क जिन तक कम से कम बिस्क की रसाई है, उनके लिए ये खुशाइंद होगा। जो हुकूमत में लोग काम करते हैं, सिविल सर्वेंट्स जो हैं, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज जो हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। 25% इजाफा तनख्वाहों में एक मामूली चीज नहीं है। किसी भी निजी इदारे में इन हालात में, मुआशी हालात में, इक्तिसादी हालात में 25% क्या 2.5% इजाफा करना भी जो है वो एक मुसीबत बना हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए भी बड़ी गुड न्यूज है, और इससे लगता है ये एक बड़ा पॉजिटिव सिग्नल जाएगा सऊदी अरब की तरफ, मुत्तहिदा अरब इमारात की तरफ और चीन की तरफ, कि जो भी पाकिस्तान के इक्तिसादी मसाइल थे, जो पैसे खत्म हो गए थे पाकिस्तान के पास, वो तो जाहिर है कि वो वाला मसला तो पाकिस्तान का सॉल्व हो गया है। क्योंकि अगर पाकिस्तान के वही लोग जो सऊदी अरब जा जाके, चीन जा जाके, मुत्तहिदा अरब इमारात जा जाके कभी कभी ताने देके और ज्यादातर जो है बड़े इत्मीनान से और तमीज से हाथ बांध के
जो है वो लंबी लंबी तमहीदें, इस्लाहाती तमहीदें जो है बांध के वो ये कहते थे कि भाई अब हमें समझ आ गई और अब हम जिस तरह आप लोग हुकूमतें चलाते हैं उस तरह अब हम हुकूमत चलाएंगे और हम इखराजात में कमी करेंगे, प्लीज हमें थोड़े से पैसे दे दें, हमारा जो कुछ पुराना लोन था उसको रोल ओवर कर दें, प्लीज हमारे मुल्क में जहां इतनी चीजें इन्वेस्टमेंट के लिए जो है तैयार नहीं है लेकिन उसके बावजूद क्योंकि हम भाई लोग हैं तो प्लीज आप इन्वेस्टमेंट दे दें। तो वो सारा सिलसिला जाहिर बात है चीन और मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब के लिए तो ये बड़ा खुशाइंद होगा कि अगर एक मुल्क है जो पहले ये सब कुछ मांग रहा था और बजट के वक्त 25% इजाफा करता है तनख्वाहों में, मेरा ख्याल है आपने 15% का, मैंने पढ़ा था 22% इजाफा हुआ है पेंशनों में, और हमारे बेचारे जो आला अफसरान हैं ग्रेड 1 से 16, 25 से और फिर 17 से 22, 20 से 22% का फीसद जो है जी, पेंशन में 15% है, सिर्फ 20% जी। तो ये मेरा ख्याल है उनके साथ तो ज्यादती है, लेकिन ये कहना कि खुशाइंद नहीं है, कम से कम सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशाइंद है, बिस्क के जो रेसिपिएंट्स है उनके लिए खुशाइंद है, और एक और बड़ा गिरोह है जिनके लिए बहुत खुशाइंद बजट है। जो बड़ा सरमायादार है पाकिस्तान का, उसके ऊपर माशाअल्लाह किसी की जुर्रत नहीं है कि इसहाक डार के होते हुए, शहबाज शरीफ के होते हुए कि कोई मैली नजर से उनके पैसों को देख सके। जो पैसे वाले कैपिटलिस्ट लोग हैं पाकिस्तान के, उनके ऊपर टैक्स में कोई खास इजाफा जो है वो नहीं हुआ। ये भी बहुत खुशाइंद बात है। इन सारी चीजों को देखते हुए ये बहुत वाज़ेह है कि पाकिस्तान पर कोई मुश्किल वक्त नहीं आया हुआ, कोई इक्तिसादी बहरान नहीं है, पैसों की कोई कमी नहीं है, छप्पड़ फाड़ के अल्लाह ने हमें दिया है और हम ठीक हो गया मुशर्रफ साहब, पर हालात ऐसे भी नहीं है। हमने कर्जों पर सूद अदायगी के लिए 9,775 अरब रुपए मुख्तस किए हैं और वो भी सिर्फ सूद अदायगी है। ज़ैगम साहब, अगर मैं आपकी जानिब आऊं, जो ये दावा किया गया एक वजीर खजाना की जानिब से जिसमें वो ये कह रहे हैं कि सरमायाकारी बहुत आ रही है और समर आवर होंगे मामलात और महंगाई नीचे आएगी आने वाले दिनों में, आप इत्तफाक करते हैं इस बजट को देखते हुए? आपके शहर लाहौर में कहते हैं कि इज़्ज़त बड़ी है पर करता कोई नहीं। सरमायाकारी के हालात ये हैं कि तारीख़ की कम तरीन सरमायाकारी हो रही है। आज जब उन्होंने ऑब्जेक्टिव बयान किया, एक बुनियादी मकसद बयान किया इस बजट का और अपनी हुकूमत का, तो उन्होंने कहा कि हम कंजम्पशन बेस्ड इकानमी से, यानी जो सिर्फ खा खा के मोटे होते हैं, हमारी जो ग्रोथ होती है, जीडीपी ग्रोथ होती है, वो सिर्फ खर्चे से होती है, उधार पे होती है, भीख पे होती है। उसकी बजाय हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट वाली इकानमी बनेंगे। ये उनका मकसद था जो उन्होंने शुरू कहा, यानी हम पैसे बचाएंगे और उसको इन्वेस्ट करेंगे। और इस साल तारीख की सबसे कम सेविंग और इन्वेस्टमेंट थी पाकिस्तान की, सिर्फ 13%। आप तजादात देखिए कि कहते क्या हैं और असल में क्या होता है। इस वक्त तो पाकिस्तान का अपना इन्वेस्टर अपना कारोबारी इन्वेस्ट नहीं कर रहा। आप स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स उठाकर देख लीजिए, मुझे एक कंपनी बता दीजिए जिसने एक नया प्लांट लगाया हो। सीमेंट की बड़ी कंपनियों में बता दीजिए कि फलां कंपनी ने 2 नए प्लांट लगाए हैं। पावर का बता दीजिए, फर्टिलाइजर का बता दीजिए, मैन्युफैक्चरिंग का कोई बता दीजिए, कोई एक कंपनी का मुझे बता दीजिए कि फलां कंपनी ने इस साल एक प्लांट ऐड किया है। ये तो वो लोग हैं जो पाकिस्तान में कमा रहे हैं और बुरा नहीं कमा रहे। तो इस मुल्क में बाहर से कौन आएगा? इन्वेस्टमेंट के लिए तो अभी बहुत आगे जाना होगा। देखिए, मुशर्रफ ने बहुत अच्छी बात की। आप इस वक्त हालात देखिए, 8,000 अरब रुपए का आपका खिसारा है, बजट खिसारा है। बिल्कुल। और उस पर आप अंदाजा लगाइए, अयाशियां देखिए। इस वक्त भी फेडरल हुकूमत बाज नहीं आ रही सूबों के काम करने को। इस वक्त भी सूबों में प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं। भाई आपका क्या काम है? आप एक तरफ कहते हैं कि एनएफसी नहीं होनी चाहिए, वो पैसे हमें वापस करो, एनएफसी को दोबारा देखो, और आप फिर सूबों के कामों में बढ़ रहे हैं, वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं। बीआईएसपी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमने तो सुना था कि बीआईएसपी का बोझ भी अब सूबे उठाएंगे। और उन्होंने ये कहा जी कि जो नई असामियां हैं वो बंद करेंगे। भाई नई असामियां आप क्या बंद करेंगे? आपके पास 43 डिवीजन है, 400 डिपार्टमेंट आपने कायम किए हुए हैं, जिसमें से बेशुमार ऐसे हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं। तालीम की आपको ज़रूरत नहीं। ज़राअत सूबों को गया, आपने फूड सिक्योरिटी बना ली। एनवायरनमेंट सूबों को गया, आपने क्लाइमेट चेंज बना ली।
आप जो ये गलत आप डिपार्टमेंट लेकर बैठे हैं जी, आपने उनको काम करने की तो कोई बात नहीं की। बिल्कुल। तो मुझे तो ऐसा नजर नहीं आता कि जो उनका बड़ा वादा है, एक ठीक है, एक बहुत बड़ी मुसीबत से निकलते हुए वक्ती तौर पर हम नजर आ रहे हैं, जो हमारा साइकिल होता है, लेकिन अगर वो परमानेंट बड़ी चेंजेस नहीं करेंगे तो फिर बाहर निकलेंगे, फिर दोबारा अंदर घुसेंगे। ठीक है ज़ैम साहब, एक ब्रेक लेनी है, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। मैं आती हूँ आपसे, अच्छी खबर भी लेके अंदर आपने भी सवाल उठा दिया, ऊपर मुशर्रफ ने भी बात की, एक टैक्स इस्तिस्ना का मामला है, दूसरा तरक्याती बजट का मामला है कि हालात ऐसे हैं और वहां पर वो नंबर उसको टैली करते हैं। ब्रेक के बाद इफ्तिखार साहब और शहजाद साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करेंगे। आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे, साथ ही आपको बताएं कि हमें ज्वाइन किया है माहिर मईशत और तवानाई डॉक्टर खालिद वलीद साहब ने भी। शहजाद साहब, मैं आपकी जानी पहले आऊंगी। यहाँ पर जो बजट दिया गया, जाहिर बात है हम गुज़िश्ता रोज इकोनॉमिक सर्वे भी आया, वहां भी मामला देखते हैं। आपके ख्याल में क्या वाकई अवाम की तकलीफ, सोच, परेशानी को देखकर बजट के नंबर सामने आ रहे हैं और सहूलत है? क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे कहीं ना कहीं ये भी हमें बता रहा था कि जो पार्लियामेंटेरियंस का तरक्याती बजट था जिसे मुंजमद किया गया था, आज उसको वजीर खजाना जस्टिफाई करते भी नजर आए, वो भी 75 अरब रुपए रखने का मामला था, जिस पे सवाल किया गया वजीर खजाना को प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने जस्टिफाई किया कि अब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है और ये जरूरी है, इसलिए इसको दोबारा से शुरू किया जा रहा है। आयशा, मेरा नहीं ख्याल कि रिलीफ हो सकती है। हम पहले से कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल हालात है, मईशत बिल्कुल दिगरगूं है, इन हालात के अंदर रिलीफ देना तो इम्पॉसिबल है। हाँ, BISP वगैरह के अंदर कुछ रकम बढ़ाई गई जो कि अच्छी बात है। जो बहुत गरीब तबके हैं उनको ज़रूर कुछ ना कुछ मदद होनी चाहिए और उनको ज़िंदगी गुजारने का सहारा मिलना चाहिए, तो उस हद तक तो रिलीफ हो सकती है। लेकिन जिस रिलीफ की हम बात करते हैं, क्या बाज़ार में कीमतें कम हो जाएंगी, क्या हमारी कमोडिटीज़ की प्राइसेस आसान हो जाएंगी, जिंदगी रोज़मर्रा की ज़िंदगी आसान हो पाएगी, क्या बिजली और गैस के जो बिल्स हैं उनमें कमी आएगी, उसमें मेरा ख्याल है किसी किस्म की रिलीफ मुमकिन नज़र नहीं आती। बल्कि आप ये देखिए कि जिस किस्म का इजाफा किया गया है अखराजात के अंदर, और काफ़ी बड़ा इजाफा किया गया है। आप पिछले साल का बजट देख लें, इस साल का बजट देख लें, महसूलात देख लें, और फिर उसके बाद ये देख लें कि कितना खसारा कितना है। उस खसारे को जब आपने कवर करना है और साथ ही साथ आपने बहुत सारी पैसा मार्केट के अंदर छोड़ दिया, तो पैसा आप प्रिंट करेंगे ना, आप छापेंगे नोट छाप के जब आप डालेंगे तो इन्फ्लेशन जो इस वक्त आप क्लेम कर रहे हैं कि हम 12% पे ले आए, ये वापस 18 से 20% पे चली जाएगी। जो मईशतदान है वो इसको बेहतर तौर पे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये इन्फ्लेशन बढ़ेगी। इसका मतलब महंगाई के अंदर बहुत जोर फिर से एक दफा आएगा बजट के पास होने के बाद। तो एक तो ये इफेक्ट है। दूसरी बात जो मैं तकरीर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा था वो ये था कि 2-3 बड़े मसले थे। मिसाल के तौर पे मैं शायद कुछ हिस्सा ना सुन सका हूं शुरू वाला, लेकिन उसके अंदर क्या हमने एनर्जी रिफॉर्म्स की कोई बात वजीर खजाना साहब ने की या नहीं की? क्योंकि जो इस वक्त एनर्जी का, बिजली का जो है और गैस का जो हमारे ऊपर क्राइसिस है, उसके ऊपर किस किस्म के रिफॉर्म्स हो सकते हैं, या इन्होंने क्या प्लान किए हैं अगले साल के लिए और उनको किस तरीके से लेके आगे बढ़ेंगे, इसका जिक्र मुझे तो लगता है कि कहीं पे नहीं हुआ। हाँ, पैसे मुख्तस किए गए, किस काम के लिए मुख्तस किए गए वो दूसरी बात है, लेकिन रिफॉर्म के अंदर, एनर्जी रिफॉर्म में कुछ बात नहीं हुई। दूसरा, अखराजात हमारे ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में है। जो हमारे बड़ी जो हैं जिनको क्या हमें प्राइवेटाइज करना चाहिए, उसके बारे में इनकी क्या पॉलिसी है, कितनी तेजी के साथ। हाँ, PIA का तो बात करते हैं, स्टील मिल की बात है, रेलवेज है, बाकी चीज़ें हैं आगे पीछे जिनके ऊपर, और कम से कम 150 से 200 ऐसी कंसर्न्स हैं जिनको कि गवर्नमेंट को फेंक देना चाहिए, लेकिन लेके चल रहे हैं, उसके ऊपर भी शायद बात ज़्यादा नहीं हुई। और सबसे बड़ी जो हमारे ऊपर इतना कर्जा चढ़ चुका है, जो बैरूनी भी है और अंदरूनी भी है, उसको कैसे रिटायर करना, इसके अंदर क्या कोई प्लान, कोई पॉलिसी, किस किस्म की चीज़ है? ये तो नहीं कि आप कर्जा लेते रहेंगे और अदा करते रहेंगे, यानी और नया लेंगे ताकि पुराना जो है उसको रिटायर किया जा सके। ये तो जिस तरह कहते हैं कि अपना बोझ अगलों के सिर पे फेंकने वाली बात है। तो उसका कोई प्लान कोई है इनके दिमाग में, कोई एग्जिस्ट किया? तो मुझे तो नजर नहीं आया। तो दूसरी बात फाइनली ये है कि मैं सियासी तौर, सियासी लेवल के ऊपर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज अलामती तौर पर इसमें शिरकत की। बिल्कुल। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलामती तौर पर फाइनेंस बिल के अंदर वोट करेगी? क्या इसका मैं मतलब हम ये समझें कि अब ये गवर्नमेंट जो कि फाइनेंस बिल अपना क्लियर नहीं करवा पाएगी विदाउट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सपोर्ट, तो ये गवर्नमेंट गिर जाएगी, ये बजट पास नहीं होगा? और अगर होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी वापस आ जाएगी, तो किस बुनियाद की लेन देन के ऊपर होगा? वो लेन देन क्या है, वो कौन किसको क्या दे रहा है बिल पास कराने के लिए? तो ये किस तरह की सियासत है? और फिर सबसे बढ़ के ये जो MNA साहिबान जिनकी मेजों के ऊपर ये बजट डॉक्यूमेंट नहीं रखे जाते, किस डर से नहीं रखे जाते कि उठा के पुर्जे कर देंगे और फेंक देंगे आपके फ्लोर के ऊपर,
ये इसको पढ़ के इसके ऊपर डिबेट भी कर पाएंगे या नहीं, दुरुस्त पढ़ेंगे भी या नहीं, पढ़ेंगे तो या कुछ नहीं? दिनों के बाद, 2 हफ्ते 10 दिन के बाद काइंडली जाके अपने कैमरामैन को भेजिएगा, इनके जो लॉजेस हैं उसके बाहर, दरवाजों के बाहर, ये सब के सब आपको एक फाइल की शक्ल में मिलेंगे, ठीक हो लॉजेस के अंदर। तो जाके दिखाइएगा कैमरामैन के साथ कि ये है हमारी हालत, कि 2 हफ्ते के अंदर ये कोई इनको पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। पढ़ेंगे तो समझेंगे, और समझेंगे तो शायद आवाम के लिए सोचेंगे। डॉक्टर खालिद साहब ये फरमाइएगा, ये भी शहजाद साहब ने भी बात की एनर्जी को लेकर और एनर्जी रिफॉर्म्स को लेकर। बजट देखकर ऑलरेडी जो हमारे पास इकोनॉमिक सर्वे है वो ये बता रहा था कि आपकी इंडस्ट्री, आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, टेक्सटाइल, वहां सबका सब मामला नीचे की तरफ जा रहा है, ट्रस्ट फैक्टर खत्म हो रहा है, वहां पे इंसेंटिव्स नहीं उस तरीके के मौजूद। आपको लग रहा है कि एनर्जी एक ऐसा मामला है जो हमारी किसी भी मामले को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, इवन घर तक ही मामला चीजों को खराब कर रहा है? आप बजट में समझ रहे हैं कि वहां कोई हमें रिफॉर्म्स, उस सेक्टर को बेहतर करने के लिए कोई इक़दामात, कोई मामलात की बेहतरी, कोई डायरेक्शंस दिखती हैं? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि एनर्जी सेक्टर जो है वो आपकी डायरेक्टली लिंक्ड है, और इसमें जो इनएफिशिएंसीज हैं वो इकोनॉमिक इनएफिशिएंसीज का बायस बन रही हैं। मुझे खुशी हुई कि जो कल एक ऑर्डिनेंस पास हुआ जिसमें आप जो है वो एनर्जी गवर्नेंस को ठीक करने के लिए आपकी जो एसओईज है एनर्जी की, उसमें प्राइवेट बोर्ड मेंबर्स जो हैं वो ला सकेंगे। जब तक आप इस तरह के इनिशिएटिव्स नहीं लेके आएंगे, कॉर्पोरेट प्रिंसिपल्स नहीं लेके आएंगे आपकी एसओईज में, खासतौर पे आपकी जो एनर्जी की है और उसकी प्राइवेटाइजेशन की बात नहीं होगी, तब तक आप इन एफिशिएंसीज को जो है वो कम नहीं कर सकते। इसकी एक मिसाल जो है वो आपकी सब्सिडीज एलोकेशन से आपको नजर आती है। अबाउट 1 ट्रिलियन रुपी की 1.3 ट्रिलियन रुपीस की सब्सिडीज हैं, जो कि आपके पीएसडीपी के बराबर हैं, आपकी करंट एक्सपेंडिचर से ज्यादा हैं। तो अगर आप इस तरह की सब्सिडीज दे रहे हैं तो आपको इनएफिशिएंसीज हैं तभी दे रहे हैं। दूसरी चीज जो इस बजट में एक अच्छी वो मिली, वो पिछले बजट्स में भी होती है, लेकिन एनटीडीसी जो आपका पावर ट्रांसमिशन सिस्टम है उसकी बेहतरी के लिए एलोकेशन जो है वो की गई है, डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी के लिए की गई है। आपका जो आपके जो एफिशिएंट फैंस हैं उनके लिए कुछ जो है वो ग्रांट रखी गई है। तो ये कुछ अच्छे स्टेप्स हैं। एक चीज जो मुझे कमी नजर आई वो फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच में वो ये थी कि उन्होंने कहा जो बिजली की, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड जो बढ़ी है उसको पूरा करने के लिए हम जो है वो हाइड्रो डैम्स पे इन्वेस्ट करें और इलेक्ट्रिसिटी पार्क एक्सपेंशन की बात की। हालांकि अगर आप फिगर्स को देखें तो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड कम हो रही है, और वो इस वजह से कम हो रही है कि आपका जो टैरिफ है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है, और जब टैरिफ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है, लोग जो है वो ग्रिड से हट रहे हैं और सोलर की तरफ जा रहे हैं, आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो कैप्टिव पावर प्लांट्स की तरफ जा रहा है। तो हमें इस चीज को सोचना है कि किस तरह से किन एफिशिएंट इनिशिएटिव्स के तहत आप जो है वो टैरिफ को। खालिद साहब कतई कलामी की माजरत, ये जो आपने सोलर की बात छेड़ी है, जो सोलर की जो बजट की तकरीर कर रहे थे वजीर खजाना साहब, उसमें उन्होंने कहा कि जो सोलर पैनल्स को पाकिस्तान में बनाने के लिए जो भी चीजें साथ मटेरियल दरकार है उसके ऊपर टैक्स खत्म कर रहे हैं, मगर हमारे मुल्क में जो लोग सोलर लगा के बैठे हैं वहां एक ऑलरेडी कंफ्यूजन पिछले कुछ महीनों से चल रहा था। आप समझ रहे हैं कि ये गवर्नमेंट क्लैरिटी दे पा रही है कि वो सोलर के साथ फ्यूचरिस्टिक कंटिन्यू करना चाह रही है या सोलर यूज करने वालों को डिस्करेज करती नजर आएगी? देखें, ये आज की तकरीर से तो वाज़ेह नजर आ रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स, बैटरीज, इनको जो है वो सपोर्ट करना चाह रही है। लेकिन आज से कुछ दिन पहले, कुछ हफ्तों पहले जो नेगेटिव सिग्नल मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ था वो पॉलिसी अनसर्टेनिटी की वजह से, उसने नेगेटिव सिग्नल जो है वो मार्केट में मुतारिफ कराया। तो गवर्नमेंट को अभी एक क्लियर डायरेक्शन लेनी होगी, क्योंकि ये बात तो तय है कि जितने मर्जी इंसेंटिव्स कम कर लें, सोलर रूफटॉप जो है वो लगना ही लगना है मुल्क के अंदर, क्योंकि आपकी एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो गया। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जो डिमांड सोलर रूफटॉप की वजह से कम हो रही है उसको आप इंडस्ट्री को इनोवेटिव टैरिफ देके नेशनल ग्रिड के अंदर लेके आएं, ताकि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन मिक्स है वो अनप्रोडक्टिव है। अगर आप देखें तो 50% रेजिडेंशियल सेक्टर से आता है, तो वो जो है वो इंडस्ट्री जब ग्रिड पे आएगी तो वो प्रोडक्टिव हो जाएगा। मीन्स कि आप अगर आप इंपोर्टेड फ्यूल से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं तो वो शायद आपको डॉलर्स प्रोड्यूस करके दे रही होगी। तो हमें एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग के साथ जाना होगा। इसी तरह से गवर्नमेंट ने जो ईवीज पे कुछ एग्जाम्पशन जो है वो खत्म कर दी है, ईवी को एज अ लग्जरी जो आपकी व्हीकल्स हैं वो करके, लेकिन इस एग्जाम्पशन को मे बी 2 और 3 व्हीलर्स पे कन्वर्ट करके, तो 2 और 3 व्हीलर्स को जो है थोड़ा सा इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है ईवी की, ताकि आपका ऑयल जो इंपोर्ट बिल है वो भी कम हो सके। तीसरी चीज जो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन इनएफिशिएंसीज है, रिकवरीज को बढ़ाने के लिए उसमें भी जो है
वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड अप्रोच जो है वो ली जा रही है, वो भी एक बड़ा वेलकम। ठीक हो गया जी, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो जानेंगे हुकूमत आमदन बढ़ाएगी, टैक्स नेट ब्रॉडन करेगी तो किस तरीके से अपने खर्चे कम कर पाएगी।